मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सबसे वक्फ इन ब्रैकेट संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसके टाइटल को क्लियर करना चाहूँगा। वक्फ यानी कि वक्फ कोई चीज़ होती होगी। दरअसल वक्फ बोर्ड है, तो उस बोर्ड के लिए जो कानून बना हुआ था, याद रखिए, ये वक्फ बोर्ड कानून नहीं है। अधिनियम का मतलब कानूनी होता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम है, यानी कि इससे पहले भी वक्फ को लेकर के कानून बन चुके हैं, उनमें इस कानून के जरिए संशोधन किया गया है। तो इससे पहले कब कानून बने थे आपको मालूम होना चाहिए। 1923 में पहला वक्फ कानून बना था, 1923, यानी कि उस समय अंग्रेजों का ज़माना था। और 1923 के इतिहास को आप याद करने की कोशिश कीजिए तो इतिहास के दौर में आप पाएंगे कि मुस्लिमों की एक अलग किस्म की राजनीति देश में विकसित होने लगी थी। तो वक्फ कानून बना, देश आज़ाद हुआ। 1954 में इसमें संशोधन किया गया, फिर 1995 में संशोधन किया गया, इसके बाद 2013 में भी संशोधन हुआ और 2013 के बाद अब 2025 में फिर से संशोधन किया गया है। अक्सर स्टूडेंट थोड़े से कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। किसी किसी अखबार में आपको बाकायदे वक्फ संशोधन बिल 2024 पढ़ने को मिलेगा, और मैं कह रहा हूँ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। तो इन दोनों में सही कौन सा है? दोनों सही हैं। देखिए, जब संसद में बिल पेश किया गया तब वह बिल था, विधेयक था, जो 2024 में पेश किया गया था। बाद में उसे संयुक्त समिति को सौंप दिया गया, संयुक्त समिति से सुझाव मांगे गए, संयुक्त समिति के सुझाव को शामिल करके फिर उसे संसद में पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों ने जब उसे पारित कर दिया विधेयक को, तो सीधी सी बात है कि वो अधिनियम बन गया, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो फुल फ्लेज्ड अधिनियम बन गया, और जब उसे अधिसूचित कर दिया गया तो वह देश में लागू हो गया। ये इसकी प्रक्रियाएं हैं। तो अब यह अधिनियम है, 2025 का अधिनियम है, और देश में लागू भी किया जा चुका है। अब हम इसके बारे में बहुत ही सिलसिलेवार जानना चाहेंगे। इससे पहले अगर आप किसी ऑनलाइन लेक्चर्स में इसे ढूंढेंगे तो हमारा जो स्टैटिक सिलेबस है, जनरली ये उसका हिस्सा नहीं है। वहाँ आपको इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिलता होगा, और सही बात यह है कि उस तरह का महत्वपूर्ण ये टॉपिक है भी नहीं। लेकिन चूंकि अभी ये देश में इतना चर्चित रहा है, और आप देखिए कि इसका कितना ज़बरदस्त विरोध हुआ है, बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दावे भी दायर किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई चलेगी, तो निश्चित तौर पर अब यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। लेकिन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत मैं अभी भी इसे करेंट अफेयर्स का ही टॉपिक मानकर चल रहा हूं। तो हम इसे सिस्टमेटिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। देखिए, वक्फ क्या है। 1995 में जो संशोधन हुआ था वक्फ कानून में, उसमें बाकायदे इसकी परिभाषा दी गई। उस परिभाषा के अनुसार वक्फ का अर्थ है किसी चल अचल संपत्ति को स्थायी तौर पर उन कार्यों के लिए दान करना जिन्हें इस्लाम में पवित्र और धार्मिक माना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि आपने दान कर दिया, तो देखिए, दान का जो संबंध है खासकर वो बेसिकली धार्मिक कार्यों से ही है, जिससे धार्मिक कार्य संपन्न होते हों, तो हम कहते हैं दान कर दिया। अब ये बात अलग है कि डोनेशन शब्द आ गया। डोनेशन के लिए दान शब्द उतना सही नहीं जितना कि अनुदान शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अनुदान शब्द का प्रयोग किया भी जाना चाहिए। तो दान है। तो वक्फ जो है बेसिकली इस्लाम में दिया गया एक ऐसा दान है जिसका उपयोग लोगों के हित के लिए किया जाता है। लोगों के हित के लिए, तो किस तरह के हित के लिए, आइए उसे भी जान लेते हैं।
वक्फ संपत्तियों या इससे होने वाली आय का उपयोग मस्जिद और कब्रिस्तान के रखरखाव, शिक्षण संस्थाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का प्रबंधन करने और गरीबों व विकलांगों की मदद करने के लिए की जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। देखिए, तो यहाँ पर जो दान है उसका संबंध ऐसा नहीं कि आप धार्मिक कार्यों के लिए करेंगे कि और मस्जिद बनाएंगे, या ऐसा नहीं है। सामाजिक, इसकी जो उपयोगिता है वो सामाजिक उपयोगिता है। जो गरीब हैं, जो विकलांग हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, आप उनकी मदद करेंगे। एजुकेशनल सेंटर बनाएंगे, आप बाकायदे हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे, कब्रिस्तान का रखरखाव करेंगे। यानी कि इस तरह की जो सामाजिक ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों की पूर्ति इसकी आय से होगी। तो दोस्तों, अब आइए इस पर अब विधिवत तरीके से विचार करते हैं कि इस संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ समय से जो वक्फ की संपत्तियां हैं वे बहुत अधिक विवाद का विषय बनी हुई हैं, और सच पूछे तो इसकी शुरुआत सन 2006 में उस समय से हो गई थी जब सच्चर समिति बनाई गई थी। बाकायदे सच्चर समिति बनाई गई थी 2006 में, और उस समिति से कहा गया था इसके प्रबंधन वगैरह के बारे में अपनी रिपोर्ट दें। और समिति ने अपनी रिपोर्ट देते हुए 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। पहली बात यह कही थी कि वक्फ बोर्ड के पास, बोर्ड का मतलब है जो वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन करती है, तो वक्फ बोर्ड, कि वक्फ बोर्ड के पास अभी जितनी संपत्ति है और उससे उसको जो आय हो रही है वह ऊंट के मुंह में जीरा के जितना भी नहीं है, बहुत कम आय हो रही है। तो यदि आय बहुत कम हो रही है तो सोचने की बात है कि कम क्यों हो रही है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो भूमि संपत्ति है वह रेलवे के पास है, आर्मी के पास है, और तीसरा स्थान वक्फ बोर्ड के पास है, और जिसके पास लगभग 9.25 लाख एकड़ भूमि। आप कल्पना करके देखिए, 9.25 लाख एकड़ भूमि, लेकिन उससे जो आमदनी हो रही है वो नहीं के बराबर है। तो सच्चर समिति का ये कहना था कि जो खामी दिखाई दे रही है वो इसके प्रबंधन में दिखाई दे रही है। तो प्रबंधन में गैर मुस्लिमों को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो प्रबंधन थोड़ा सा बेहतर हो सकेगा, और साथ ही साथ इसका ऑडिट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जब ऑडिट किया जाता है तो फिर प्रबंधन किस तरीके का हो रहा है, धन कहाँ से आ रहा है, उसका क्या उपयोग हो रहा है, ये भी पारदर्शी होती, लोगों को पता लगता है। तो सच्चर समिति ने इस तरह की सिफारिश की थी। और ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर के न जाने कितने केसेस बाकायदे कोर्ट में दायर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लगा कि नहीं, इसमें अब संशोधन किए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, और क्या क्या कमियां रही हैं मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हम अब सीधे संशोधन पर आते हैं कि कौन कौन से संशोधन महत्वपूर्ण हैं। केवल महत्वपूर्ण संशोधन मैं आपके सामने रखूंगा, और जब हम संशोधन की बात करेंगे तो उसी दौर में आपके सामने यह भी तथ्य स्पष्ट होता जाएगा कि वक्फ बोर्ड में अभी किस तरह की कमियां थी, किस तरह के कुप्रबंधन हो रहे थे। तो आइए अब हम सीधे सीधे उन पर बात करते हैं जो संशोधन में शामिल किए गए हैं। देखिए, संशोधन का जो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अब ये व्यवस्था की गई है कि वक्फ को जो संपत्ति देने वाला होगा, जो दान करता होगा, वह कम से कम 5 वर्षों से मुस्लिम होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति उसी संपत्ति को दान कर सकेगा जो उसके नाम से रजिस्टर्ड है, दूसरे की संपत्ति दान नहीं कर सकेगा, और पत्नी के हिस्से की संपत्ति वह दान नहीं कर सकेगा। यानी कि जो आपकी अपनी संपत्ति है आप सिर्फ उसे ही दान में दे सकेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि वक्फ बोर्ड जैसे किसी संपत्ति पर दावा कर देता था कि ये हमारी संपत्ति है, बात खत्म हो गई, लेकिन अब उसके दावे से बात नहीं बनेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। अब जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा करेगा, बहुत ज़रूरी है कि उसके पास उसके कागजात हों, वह उस पर दावा करेगा, और उसके दावे की जांच बाकायदे कलेक्टर कराएगा। जो राजस्व के नियम हैं उसके तहत बाकायदे उसके दावों की जांच होगी, वो अपने कागज प्रस्तुत करेगा, सर्वे होगा, जांच करने के बाद कलेक्टर जो है अपनी रिपोर्ट
राज्य सरकार को देगा और तभी कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। अभी तक ये स्थिति नहीं थी। और सबसे बड़ी जो मुसीबत होती थी वो ट्रिब्यूनल को लेकर होती थी। जैसे मान लीजिए कि मेरी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि साहब ये संपत्ति हमारी है, तो मैं न्यायालय में जाऊंगा, लेकिन इसके लिए एक अलग से न्यायालय बना हुआ था, न्यायाधिकरण था। और उस न्यायालय में जो सदस्य होते थे वे मुस्लिम होते थे, यानी कि जो न्यायाधीश होगा वो मुस्लिम होता था और कानून मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ होते थे। अब जो इसमें व्यवस्था की गई है वह है कि जो मुस्लिम कानून विशेषज्ञ था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि देश के कानून के हिसाब से बात होनी है। और जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे ट्रिब्यूनल के, और एक संयुक्त सचिव जो राज्य सरकार का सचिव संयुक्त सचिव होगा वह इस ट्रिब्यूनल में शामिल होगा और ये फिर फैसला देंगे संपत्ति के ऊपर। एक और भी विचित्र बात थी कि न्यायाधिकरण के फैसले के अगेंस्ट आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे, फाइनल हो गया फैसला। अब जो व्यवस्था की गई है उसके तहत यह है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है दोस्तों। एक जो बहुत बड़ा और परिवर्तन किया गया है वह है केंद्रीय वक्फ परिषद में। पहले यह था कि उस वक्फ परिषद में जितने भी सदस्य होंगे वे सब के सब मुस्लिम होंगे। अब इसे हटा दिया गया है। अब ये किया गया है कि मुस्लिम सदस्य होंगे, ठीक है, उसमें 2 महिला सदस्य होंगी, लेकिन केवल मुस्लिम सदस्य ही नहीं होंगे, 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर उसमें शामिल किए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वे मुस्लिम भी हों, नॉट एट ऑल। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानूनों के विज्ञान, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का मुस्लिम होना जरूरी है, बस यहाँ तक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बोर्ड के जो सारे सदस्य होंगे वे मुस्लिम ही होंगे। दोस्तों, वक्फ निर्धारण की जो शक्ति होती थी कि कोई भी जो संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति है, वो सारे के सारे अधिकार वक्फ बोर्ड के पास थे। सोच करके देखिए, आप यदि इसे सोचेंगे थोड़े से तार्किक दृष्टि से या हमारे संवैधानिक नज़रिए से, तो आपको लगेगा कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि कोई एक संस्था है और संपत्ति के बारे में वो जो फैसला दे देती है, जो निर्धारण कर देती है, वही सर्वे सर्वा माना जाता है, और वो भी एक ऐसा बोर्ड जिसके सारे सदस्य एक ही धर्म के लोग हैं। तो दोस्तों, अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ कुछ स्थितियाँ मैंने आपके सामने रखी हैं। इनसे आपको अनुमान लग सकता है कि किस तरीके से जो वक्फ बोर्ड अभी जिस सिस्टम से काम कर रहा था वो बहुत ही क्लोज डोर सिस्टम था। सच पूछिए तो कहा यह जाता है कि ये जो वक्फ बोर्ड है इस पर एक उच्च वर्ग के मुस्लिम लोगों का अधिकार था और वे इस संपत्ति का उपयोग किसी भी रूप में करते थे, जबकि इसका उपयोग किया जाना चाहिए था ज़रूरतमंद लोगों के लिए। दोस्तों, उससे उम्मीद बन रही है कि वक्फ बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी हो सकेगा और जो वहाँ कुप्रबंधन की स्थिति है उस पर भी नियंत्रण लग सकेगा। यहाँ एक बात आपको और जाननी चाहिए कि फ़िलहाल इस संशोधन के खिलाफ बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जो हमारा अनुच्छेद 25-26 है, मौलिक अधिकार है, उसके तहत इस अधिनियम को समाप्त करने की बात कही गई है, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के अपने अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है ये अधिनियम। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है और इसके बाद क्या स्थिति बनती है। लेकिन फ़िलहाल करंट अफेयर्स के तहत यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसकी सावधानी के साथ तैयारी करनी चाहिए, स्पेशली इस साल के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।